अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। और जून भी तकरीबन इख्तिताम पजीर से क्या मुराद है, बस बहरहाल शुरू हो चुका है और बजट पास होना है। और कहा यह जा रहा है, जो सुना ये जा रहा है कि असम्बलियाँ बजट के फ़ौरन बाद तहलील होंगी या जुलाई के पहले हफ्ते में। प्लानिंग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2023 अगस्त तक की है। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के साथ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बातें मैंने कही थी वो तकरीबन सच ही साबित हुई। मैंने जो आपको कहा था कि ये काम करेंगे, वो ये कर गुज़रे हैं। जो मर्ज़ी आप बहाने बनाते रहें, मुल्क की मईशत आपके कंट्रोल में नहीं है और ना आप कर सकते हैं, ना आप में एबिलिटी और कैपेबिलिटी है। वजारत उज़्मा की हाथ में लकीर नहीं थी। आखिर फाइनली शहबाज शरीफ पहुँच गए, हमजा शरीफ भी पहुँच गए। कब तक लटकाएंगे, किस वक्त तक लटकाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन चीज़ें किसी ना किसी बेहतरी की तरफ जानी है। और जैसे मैं ग़ज़वा हिंद के हवाले से मैं ज़िक्र कर चुका हूँ और से दोस्तों ने अच्छी इनपुट दी है। अब मेरा काम है हक़ाइक़ आपके सामने रखना। अभी बड़ी ज़बरदस्त है जो एहसन इकबाल एहतसाब अदालत के फ़ैसले का ख़िलाफ़ जो है ना अपील दायर की उन्होंने, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीज़नल बेंच ने की। और आइन के आर्टिकल 164 वफाकी हुकूमत को सूबाई प्रोजेक्ट्स को फ़ंड देने का इख्तियार देती है। जिस प्रोजेक्ट पर रेफरेंस दायर किया वो वफाकी हुकूमत की अप्रूवल से हुआ, नैब रेफरेंस इल्ज़ामात पर मबनी और हक़ाइक़ के मुनाफी है। ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल की नारवल सिटी रेफरेंस और बरीत की दरख्वास्त मुस्तरद, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने ये किया था। अब ये वो कहते हैं नारवल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस बेबुनियाद है और ये अब कह रहे हैं कि बरी कर दिया जाए और फैसला जो है एहतसाब अदालत का कलअदम करार दे दिया जाए। एहसन इकबाल ने खिलाफ कानून बरीत की दरख्वास्त खारिज की। ये एहतसाब अदालत, ये वो कहते हैं एहसन इकबाल पर क्या इल्ज़ाम है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पूछा 1999 में प्रोजेक्ट अप्रूवल हुआ, नाजायज़ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का हुक्म दिया था। यहाँ जो है ना नैब चूँकि अब आगे अमेंडमेंट्स आने वाली हैं, जॉइंट असम्बली का इजलास होना है, पार्लियामेंट का इजलास होना है और उसमें वो जो है ना तकरीबन जो नैब की जितनी अमेंडमेंट्स हैं नैब की वो सारी पास हो जानी है। जहाँ से बरवाना पेश हुए स्पेशल प्रोसिक्यूटर और CDW किस रोल के तहत बनाया गया, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स हैं। CW जो है ना कि आइनी इख्तियारात पर वो बहस के लिए तलब किया है। नैब तरमीम कल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में पेश होना है। वो तरमीम मैंने पढ़ ली है। चलें, नैब तरमीम आने के बाद इस अपील की तारीख़ दे दें, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने ख़ुद बताया। और समाअत जो है 29 जून के लिए मुलतवी कर दी है। एक और मामला जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास है, पब्लिक ऑफिस होल्डर का जो इंतखाबी मुहिम चलाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस का मामला था। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह समाअत की। इमरान खान और असद उमर की जानिब से बताया गया कि वकला मसरूफ़ियत हैं और 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद हुक्म जारी किया था और इस केस में हुक्म इतनाई जारी किया हुआ है, ज़्यादा देर तक मुलतवी नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स 29 जून तक इस केस की भी समाअत मुलतवी कर दी है। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई थी। इलेक्शन कमीशन देखिए अपने अजीब व गरीब से इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। एक और बड़ा ज़बरदस्त काम है, इस पर जुर्माना हो गया अलीम आदिल शेख को। हिफाजती ज़मानत जो है ना वो मुस्तरद कर दिया, दलाल सुनने के बाद खारिज की है। अलीम आदिल शेख के वकील ने अदालत से आज सिंध असम्बली इजलास के लिए ज़मानत देने की इस्तदा की। ये अदालत पहले ही एक मुकदमा में हिफाजती ज़मानत दे चुकी है और अलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दी थी। हिफाजती ज़मानत के दौरान उनको मुतलका अदालत में पेश होने का कहा था। ये अदालत जो है ना सिंध हाई कोर्ट के दायर अख्तियार में नहीं जा सकती। जैसे जतर मीना साहब के रिमार्क्स हैं, दूसरा गुजारों को सिंध हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए था। सिंध हुकूमत झूठे नामालूम मुकदमा में गिरफ़्तार करके आज सिंध असम्बली इजलास में शिरकत से रोकना चाहती है और हिफाजती ज़मानत छुपाने और फिर से हिफाजती ज़मानत दायर करने के लिए PTI रहनुमा अब जो है ना जी अलीम आदिल शेख को
स्पेशल अदालत ने 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया और ये खारिज करने के बाद जुर्माना किया गया अदालत का आपने वक्त से ज़ाया किया है। एक ऐसी ही खबर है जो वैसे बिला वजह ही वो डॉली, वो टिकटॉक, जंगल में आग लगाना, वो ये वीडियो बनाने का केस था और सईदा उर्फ डॉली ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ज़मानत मंजूर की है। कोई शवाहिद मौजूद हैं कि आग डॉली ने लगाई। अदालत का इस्तिफ़ार, आग लगने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ, तखमीना लगाना है कि कितना नुकसान हुआ, ये पुलिस बताती है। थाना मारगला में ये मुकदमा दर्ज था। अब आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, बड़े अहम इशू है ये। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन मामला है। यूसुफ गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है और अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और सिंगल और डिवीज़न बेंच का फैसला कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला में तय पैरामीटर के बरक्स है, ये अपील में जिक्र किया है। यूसुफ गिलानी ने चेयरमैन सेनेट में सबसे ज़्यादा वोट लिए, 7 वोटों के गलत मुस्तरद हुए। अब इसमें फिर ये इंटरनल प्रोसीडिंग है, आर्टिकल 69 भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा तो चैलेंज नहीं हो सकते। बदनीति से 7 वोट मुस्तरद किए। अब ये जो आइन और कानून कहता है उसी को अगर सामने रख कर देख दें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। दुआ ज़हरा जो बड़ा मशहूर केस चल रहा है वो मेडिकल रिपोर्ट का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट को वो चैलेंज कर दिया और सेक्रेटरी सेहत को ख़त लिखा और रिपोर्ट पर फौरी तलब कर ली है। उम्र की तस्दीक के लिए दुआ ज़हरा की मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर शफाफ तरीके से उम्र का तयन कराया। जाली मेडिकल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और फौरी मनसूख किया जाए जाली मेडिकल रिपोर्ट को। दूसरी जो बात है ना, जानब ताकतवर क्रिमिनल लोग हैं जो छुट्टी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद में मुलव्वस होंगे। हमारे पास 2000 की उम्र से मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। ये वालिद ने कहा है। तारीख़ पैदाइश 27 अप्रैल 2008 है और मुख्तलिफ तारीखों में वालिदैन की अदम मौजूदगी में किया गया। हमें 2000 से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई और DNA टेस्ट करवाने से भी कतराते रहे हैं। अब अदालत ने जो है ना उस दुआ ज़हरा को उसकी मर्ज़ी से झाँवे और कानून भी यही है। लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्तें पेंडिंग हैं वहाँ आके अपना बयान दे, अरेस्ट तब कर सकते हैं ये गैर कानूनी। तो मैं अपनी मर्ज़ी से रह रहा हूँ जहाँ भी रह रहा हूँ और इन सब चीज़ों को सामने रखते आप समझ सकते हैं कि अदालती माहौल क्या है। सिंध हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम केस है। वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन कमीशन के कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया कि वो जो है ना जी दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। फौरी नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। अदालत में रुजू करने में ताख़ीर की गई। जैसे जुनैद गफ़ार है, नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के शुरू किया गया है। अदालत तातीरात के दौरान अदालत से रिव्यू किया गया, वक्त के हिसाब से दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। हमने फ्रीकैन को नोटिस जारी किया, हुक्म इम्तनाई जारी नहीं हुआ, जारी नहीं कर सकते। आइनी दरख्वास्त MPA जो उनके हैं उन्होंने बताया जी 19 अप्रैल को जारी किया गया। नोटिफिकेशन कलअदम और गैरानी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानब से बल्दियात के शेड्यूल, ज़िला कौंसिल की हदूद और दीगर दरख्वास्तें सब का अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चलते हैं। मेरा रात में प्रोग्राम था डॉक्टर फ़िज़ा के साथ, गाड़ी में बैठ के किया, लेकिन जो बातें हैं वो बड़ी अहम है आप लोगों को समझने के लिए। सुनिएगा मैंने क्या कुछ कहा। कानून और आइन का बकायदा खुलेआम एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। अच्छा साहब, तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आला हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देने की कानूनी जंग जारी है, तो क्या लगता है मामला ये आखिर किस तरफ जाएगा? क्योंकि हुकूमती मौक़िफ़ ये कि जी हमजा शहबाज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और हटा दें उनको। बहुत शुक्रिया। तहरीक अदम एतमाद का इशू तो है नहीं, वो तो राइट अपनी जगह जब होगा देखी जाएगी। ये बुनियादी तौर पर इशू ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ये फ्रॉड हुआ है, ये शैम प्रोसेस है। डिप्टी स्पीकर मिला हुआ था, उसने असेंबली के अंदर इजलास नहीं कराया, गैलरी के अंदर इजलास हुआ, पुलिस अंदर आ गई, जो मार कुटाई हुई, बाकायदा जो गैलरी थी जिससे बाहर निकले थे वो सारी बंद कर दी गई, घंटियां बजाई नहीं गई। तो ये सारे का सारा इलेक्शन गैर कानूनी है। बाकायदा डिप्टी स्पीकर को कानूनी नोटिस जारी किए गए।
उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया 24 अप्रैल को और 27 अप्रैल को। फिर उनकी नाअहली के हवाले से रेफरेंस दायर कर दिया गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया कि ये इलेक्शन सारा गैर कानूनी है और इसको गलत ये जो नोटिफिकेशन है वापस लें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो वोट हैं वो डिफेक्शन के ना वो काउंट भी नहीं होंगे और डिसरिगार्ड करने होंगे। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी किए थे कि 63A का इतलाक जो है वो होना है। अगर कोई काम करेगा अगर तो उसके कॉन्सिक्वेंस उसके जिम्मेदारी होगी। अब ये सारी चीजें जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर है। 4 तरह के मामला यहाँ चल रहे हैं। एक तो हलफ जो लिया है, हलफ गैर कानूनी है, उसमें लार्जर बेंच बन चुका हुआ है। सिंगल जज के सामने आज ये सारे मामला रखे हैं और अदालत के सामने बताया है कि ये इस वक्त गैर कानूनी तौर पर वजीर आला है। वो कैसे भाई 195 वोट थे, 25 वोट डिसरिगार्ड करते तो 172 है। सादा अक्सरियत तो इनके पास है नहीं। ये तो कोई आप कोई सुलझे हुए माशरे की बात करें, जब इतनी बात आएगी वो अपने तक घर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये है कि जब तक वो कानूनी तौर पर कोई अदालती फैसला ना आए, अदालती फैसला आप लोगों के सामने या रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ट्रैक से उतारने की कोशिश की जा रही है टेक्निकलिटीज पे। यहाँ हलफ भी गैर कानूनी, फिर जो ओहदा संभाला हुआ है ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी। जितनी इस ओहदे पे बैठ के ट्रांसफर, पोस्टिंग और फील्ड सेटिंग की गई वो हमने 25 मई के वाकये में देख लिया। जिस तरह लोगों पे तशद्दुद हुआ, तो ऐसा जो बंदा जो वजीर आला बनने के लायक ही नहीं है वो कैसे उस सीट पे तहरीक अदम एतमाद तो तब आनी है कि जब आप कानूनी तौर पर वजीर आला हो, जब आईनी तौर पर वजीर आला हो। जब आईनी तौर पर आप वजीर आला ही नहीं है तो तहरीक अदम एतमाद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ वह तहरीक एतमाद तो तब आनी है कि जब आप आईनी तौर पर ओहदा संभाले होंगे। आपके पास सादा अक्लियत नहीं है, मान ले इस बात को। क्यों नहीं कौम को कब तक गुमराह करते रहेंगे, ये वो सारी बातें हैं। फिर उसके बाद देखें दूसरा क्या मसला है, यानी इंसान को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना वोट डिसरिगार्ड होगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद 5 मेंबर जो हैं वो तहरीके इंसाफ के आइन के आर्टिकल 224(4) के तहत वो 5 उनके रिजर्व सीटों पे हैं। यानी उस पे भी ये लड़ाई करते फिर रहे हैं कि जनाब नहीं हो नहीं सकता। भाई आइन ने जब लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक पार्टी लिस्ट में से आ जाना है, जो किरदार अदा किया वो भी पदनीति के ऊपर मबनी है, वो भी मामला चैलेंज कर दिया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में ये वाला मामला भी ज़ेरे उल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट में तो 4 मामला है, 4 सेट ऑफ लिटिगेशन है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। पीर के लिए लार्जर बेंच ने सारे मामले को देखना है। लार्जर बेंच का कहना ये है कि सारे का सारा इलेक्शन चैलेंज हो गया है और अदालत इस सारे मामले को देखना चाहती है। यहाँ कानून और आइन की पासदारी की बात हो रही है, आर्टिकल 4 और 5। इन लोगों का क्या, इन्हें क्या पता आइन क्या होता है, इन्हें क्या पता कानून क्या होता है। इन्होंने आज तक आइन और कानून की हमेशा धज्जियां उड़ाई हैं। यानी कुछ शर्म और हया होनी चाहिए इस हवाले से कि आपका आइन कहता है कि जो मेजॉरिटी में है वो वजीर आला बनेगा। मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, आपको तो खुद चाहिए पीछे हट के खुद आगे कहें, बड़ेपन का मुजाहरा करें। उन्हें कहे जनाब 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था वापस मामला वहीं चला गया, हम इलेक्शन लड़ते हैं, अगर अक्सरियत होगी हम आ जाएंगे। अभी तो मामला एक और बड़ा खतरनाक है सना, अपना वो सॉरी डॉक्टर साहिबा, वो फिजा साहब, बड़ा जबरदस्त मामला है। अभी बजट आने वाला है, बजट में 186 सादा अब सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, इनके पास तो वो नहीं है। वो ये बजट कैसे पास कर सकेंगे? यानी बजट भी पास, जब बजट पास नहीं करेंगे तो वजीर आला के तौर पर रह नहीं सकेंगे। या अगले आईनी और कानूनी बहरान एक और आने वाला है और उनके पास ये भी साबित करना पड़ेगा। पता नहीं इनकी कानूनी टीमें क्या सोचती फिर रही हैं। बजट सादा अक्सरियत से पास करना, सादा अक्सरियत तो आपके पास है नहीं। 371 के वार में 186 वोट चाहिए। ठीक है अजहर साहब, ये सदर मुमलिकत ने जो रिजीम चेंज की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा है, तरीके से मुतालिबा करी कि जी अभी तक कमीशन क्यों नहीं बना है, तो क्या चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के खत पर रिस्पॉन्स उनका देना जरूरी है? कानूनी हैसियत क्या है इस मामले के, आसान अल्फाज में अगर आप नाज़रीन को समझा दें। जी मैं बता देता हूँ, 29 तारीख को नईमुल हसन एडवोकेट की तरफ से एक पिटीशन दायर की थी मैंने, और यही कहा था कि इसकी मेमो गेट की स्कैंडल की तर्ज पर तहकीकात होनी चाहिए। उस पर एतराज लगा था आइन के आर्टिकल 69 का कि ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है। मैं यहाँ और बड़ी मजेदार बात बताऊँ अपना फिजा आपको कि आज सरकारी वकील ने कहा कि आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन है। कौमी असेंबली के इजलास में छुपते रहे और कहते रहे कि आइन का आर्टिकल 69 का इतलाक नहीं होना। आज एक नई नोवेलिटी लेके आया, वो नहीं है।
अब वहां पर एतराज लग गया, सदर पाकिस्तान ने बाकायदा खत लिख दिया और आपके पास मेमो स्कैंडल के हवाले से एक जजमेंट मौजूद है जिसमें ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने मामला बैठकर देखे थे। 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने बाकायदा इंक्वायरी की थी और इस सारे स्कैंडल के अंदर भी हुसैन हक्कानी है जो बाकायदा नवाज शरीफ से 3 मार्च को वहां लंदन में मिले, 6.5 घंटे की मीटिंग हुई, फिर 7 तारीख को ऑपरेशन रजीम का साइफर आ गया, 8 को तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। इन सब चीजों को अगर उठाकर देखे समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस ले लेना चाहिए और ना हो मेरी पिटीशन पड़ी है जिसमें रजिस्ट्रार जो एतराज लगाया था, अपील दायर की हुई है, उस अपील को फिक्स करके इस मामले को सुने। कौम जो चाहती है, कौम यही चाहती है कि ये साइफर रजीम के मामले में जो चीजें आगे चल रही हैं। अब दूसरी तरफ ये भी फिजा याद रखिएगा कि जिस इल्जाम पे इमरान खान साहब को निकाला था, ना महंगाई कंट्रोल कर सके, पेट्रोल वो ऊपर ले गए हैं, डॉलर इनसे नहीं है, तो आप कौम को और क्या सबूत चाहिए कि ये ऑपरेशन साइफर रजीम का मसला है। या तो वो साबित कर दे कि इमरान खान साहब को आपने इन बुनियादों पर उतारा है, लेकिन आपके सामने मैंने आपको याद है एक प्रोग्राम में मैंने कहा था ये 6 काम करने आए हैं। 6 कामों में क्या था? ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो सारी, इलेक्शन कमीशन के मेंबर मिली भगत से राजा रियाज को गैर कानूनी और गैर आईनी अपोजिशन लीडर बना के वो कर लिया, चेयरमैन नैब वो लगाने जा रहे हैं। फिर उससे आगे जो आपने ISI का हवाले से जो नोटिफिकेशन देखा कि ISI को ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे लाना चाहते हैं। फिर इसी राजा रियाज के जरिए केयर टेकर सेटअप से पहले अपना जो केयर टेकर सेटअप बनाएंगे वो इनकी मुशावरत से होगा। तो ये सारे गैर कानूनी काम जो है गैर आईनी इन्हीं के मुकद्दर में लिखे हुए हैं। ये ज्यादा देर चल नहीं सकता, कोर्टों में मामले हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है आने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा। हमजा शरीफ भी अपनी वजारत आला से जाएंगे, राजा रियाज के लिए हवाले से अपोजिशन लीडर के तौर पर भी उन्हें सीट खोनी पड़ेगी, उसको भी बाकायदा स्पीकर को खत लिख दिया गया है, चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, और आप आइंदा आने वाले हफ्ते में सब कुछ देख रहे हैं अजहर साहब? जी बिल्कुल, बड़ी उम्मीद है इस सारे बारे में बताता चलूं क्योंकि बड़े सॉलिड केस हैं। अभी तक इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो छुपते फिर रहे हैं टेक्निकलिटीज पे, आर्टिकल 69 के रेस्क्यू करते फिर रहे हैं। आईनी तौर पर आज कौन जिस तरह देखे ना पास एवन फील्ड वगैरह के कोई असासे नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसी तरह इनके पास मेजॉरिटी कौम के सामने रख देना, 197 वोट लाके 186 वोट ही पूरे करके दिखा दे, वो इनके पास नहीं है। तो भैया ये तो अब झूठ के पीछे छुपते फिरेंगे, लेकिन कब तक छुपेंगे? और जो कौम है ना वो इनकी गैर आईनी इक़दामात को देख रही है, तारीख लिखी जा रही है। अच्छा साहब, ये जब ये मौजूदा हुकूमत है जो अपनी मर्जी की इलेक्शन इस्लाहात नैब में तरमीम किए चले जा रही है, इसका आपने भी जिक्र किया, तो क्या इनको अदालत में चैलेंज करना ज़रूरी है ना? क्योंकि इस तरह तो ये लोग सारी जो कानून साजी है अपने ज़ाती मुफाद के लिए किए चले जाएंगे। तो वही बात कि कानून और आइन का बाकायदा खुलेआम, एक होता है मजाक उड़ाने, खुलेआम तमस्कर का निशाना बना रहे हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, आइन को, कानून को ये मजाक बनाते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हो यही रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाकायदा खत लिख दिया गया है कि इसमें 23 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ या तो फर्द जुर्म आयद हो गई है या केसेस चल रहे हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं, क्या हम हट जाएंगे? फिर ये देखे ना, ये कब तक ये मामला सारा लेकर चलेंगे? गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम जितने भी हैं कब तक बचाते फिरेंगे? आप गैर कानूनी तौर पर अपोजिशन लीडर बना लेंगे, मिली भगत से चलाएंगे, ECL से नाम आपने निकाल दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के, आपने वहां बैठ के कौम के साथ जुल्म किया। फिर आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको ओहदे दिए जा रहे हैं, और क्या किस बुनियाद पर ये ओहदे दे रहे हैं? आप खुदारा आप कौम का यानी मौका मिला था ना, इमरान खान से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, कौम इनकी तारीफ करती, लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि वो पंजाबी में कहती है टोटके लगा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं इधर से उधर करके, लेकिन हैंड हीट इस मामले में ये चाहते ये हैं ये हुकूमत वक्त पूरा करें। मुफ्त में हुकूमत मिल गई है, साइफर के अपना ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से तो कोई कुर्सी छोड़ता है? ये तो ऐसे लोगों को तो धक्के दे के निकालना पड़ता है। ये लोग ऐसी आसानी से नहीं जाएंगे। ये कौम इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, महंगाई वगैरह हर चीज इनके हाथ में है ही कुछ नहीं है। कब तक दिफा करते फिरेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सारे लोगों को बिठा लेते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं होता इन लोगों के पास। जी इजाज़त चाहता हूँ, आपने सारी बात सुन ली है। सुबह के प्रोग्राम में कुछ और बातें तफसील से बहस रहेंगी। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।